अच्छा बच्चों, आप लोगों को ना जैसे हार्मोन्स आप इन्हें पढ़ाए हैं तो आप लोगों को जो बताया होगा वो मैं नॉर्मली थोड़ा सा एक मैकेनिज्म जो है रिपीट कर देती हूँ, जो स्पेसिफिकली हमने कुशिंग में डिस्कस करना है, ठीक है? उसके बाद फिर हम कुशिंग के ऊपर आते हैं। अच्छा, आपको कल आप इन्हें ज़ोन्स पढ़ाए थे और सारा ये बताया था कि कौन-सा ज़ोन का क्या काम है, क्या ज़ोन जो है क्या रिलीज़ कर रहा है, ये सारा कुछ। असल में इसमें जो आपका इम्पोर्टेंट है ना, इस चैप्टर में, वो आपका हाइपर और हाइपो वाले केसेज़ हैं, ठीक है? वो हार्मोन्स सॉरी वो केसेज़ जिसमें हार्मोन्स की सेक्रीशन ज़्यादा है और वो वाली डिज़ीज़ जिसमें हार्मोन्स की सेक्रीशन ज़्यादा है और वो वाली डिज़ीज़ेज़ जिसमें सेक्रीशन कम है, ठीक है? हमने वो डिफेक्ट्स पढ़ने हैं। अच्छा, अगर हम अब डिस्कस करें, जो हमने कुशिंग में डिस्कस करना है, वो हमने कॉर्टिसोल को डिस्कस करना है, ठीक है? कॉर्टिसोल को डिस्कस करना है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कुशिंग डिज़ीज़ या कुशिंग सिंड्रोम क्या होता है? कुशिंग सिंड्रोम एक्चुअली में हाइपर कॉर्टिसोलिज़्म है। मतलब कि ये वो सिंड्रोम है जिसमें आपके जो ब्लड लेवल्स हैं, किस चीज़ के कॉर्टिसोल के वो हाई होंगे, ठीक है? हाई ब्लड लेवल ऑफ कॉर्टिसोल। किस तरीके से होता है, क्या होता है वो हम अब डिस्कस करते हैं। अच्छा, कुशिंग सिंड्रोम क्या है? एक एंडोक्राइन डिसऑर्डर है, ठीक है? विद एलिवेटेड कॉर्टिसोल लेवल्स इन द ब्लड। अब आपको पता है कि कॉर्टिसोल कहाँ से रिलीज़ होता है? आपने 3 ज़ोन्स पढ़े थे कल एड्रिनल ग्लैंड के, ठीक है? एड्रिनल ग्लैंड के जो 3 ज़ोन्स थे, उसमें आपके पास जो दरमियान वाला ज़ोन था, ये सबसे ज़्यादा वाइडर ज़ोन था, ठीक है? ज़ोनर फेसिकुलेटा या एफ ज़ोन जिसको मैं बोलूँगी ताकि आसानी हो जाए, ठीक है? ज़ोनर फेसिकुलेटा या एफ ज़ोन जो था वो सबसे बड़ा ज़ोन था। अच्छा, इस ज़ोन में क्या होता है, इस ज़ोन में मेजर जो आपके हार्मोन्स जो रिलीज़ हो रहे हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स के, वो बनते हैं। अच्छा, हमने यहाँ पे डिस्कस करना है कॉर्टिसोल को। जो आपका कॉर्टिसोल बन रहा है, वो इसी ज़ोनल फेसिकुलेटा से बन रहा है, ठीक है? नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली आपका हाइपोथैलेमस सिग्नल देता है, कैसे? सीआरएच रिलीज़ करके। अब ये सीआरएच क्या है? सीआरएच है कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है? कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये एक ऐसा फैक्टर है या ऐसा हार्मोन है जो आपके दिमाग में मौजूद हाइपोथैलेमस सेक्रीट करेगा और जाके ये ट्रिगर करेगा आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को, ठीक है? आपका जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, पिट्यूटरी ग्लैंड को जब ये स्टिमुलेट करेगा, तो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड सेक्रीट करेगा एसीटीएच, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। अब ये एक और ट्रॉपिक हार्मोन है। आपको पता है ट्रॉपिक हार्मोन्स क्या होते हैं? जो एक जगह से प्रोड्यूस होते हैं, एक ऑर्गन से, लेकिन ये किसी और ऑर्गन पे, किसी टारगेट ऑर्गन पे जाके अफ़ेक्ट करते हैं। अच्छा, जब पिट्यूटरी ग्लैंड ने एसीटीएच रिलीज़ किया, तो अब इस एसीटीएच ने जाके एड्रिनल ग्लैंड पे एक्ट करना है, ठीक है? अब आप अगर अपना थोड़ा-सा ज़हन पीछे ले जाएँ और याद करें जब आपने एड्रिनल ग्लैंड पढ़े थे, तो वो एड्रिनल ग्लैंड क्या होते हैं? आपकी किडनीज़ हैं, किडनीज़ के ऊपर एक टोपी-नुमा स्ट्रक्चर होता है, फैट का बना हुआ, जिसको आप कह रहे हो एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है? अब इस एड्रिनल ग्लैंड के मेजरली 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है कॉर्टेक्स और दूसरा होता है मेडुला, ठीक है? जो कॉर्टेक्स है, वो बाहर वाला हिस्सा है और जो मेडुला है, वो अंदर वाला हिस्सा है। ये सारा आप फिजियोलॉजी में पढ़ चुके हो। अब जो कॉर्टेक्स है, उसके मज़ीद आपके पास 3 ज़ोन्स हैं, जिसमें से हमने ज़ोन एफ की बात करनी है, कॉर्टिसोल के लिए, ठीक है? क्योंकि हम हाई लेवल ऑफ कॉर्टिसोल देख रहे हैं। अच्छा, अब क्या हुआ? हाइपोथैलेमस ने सेक्रीट किया सीआरएच। अब ये जो सीआरएच सेक्रीट हुआ है, ये जाके पिट्यूटरी ग्लैंड को ट्रिगर करेगा और वहाँ से एसीटीएच की प्रोडक्शन होगी। अब आपके एसीटीएच जो प्रोड्यूस हुआ है, इसने जाके आपकी एड्रिनल ग्लैंड के एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट किया। कौन से रीजन में? ज़ोना फेसिकुलेटा में। अब वो ज़ोना फेसिकुलेटा जब स्टिमुलेट होगा, तो वो प्रोड्यूस करेगा कॉर्टिसोल, ठीक है? एसीटीएच एक्ट्स ऑन ज़ोना फेसिकुलेटा और क्या प्रोड्यूस करवाएगा? कॉर्टिसोल। अब ये कॉर्टिसोल क्या है? ये एक हार्मोन है। अब ये जो हमने अभी इतनी पीछे लंबी-चौड़ी तमहीद बाँधी है, अगर मैं इसको एक लाइन में सम अप करूँ, तो मैं ये कहूँगी कि आपका जो एड्रिनल ग्लैंड है, ठीक है? उसका कॉर्टेक्स पार्ट, कॉर्टिकुलर पार्ट, वो क्या सेक्रीट कर रहा है? एक हार्मोन सेक्रीट कर रहा है, जिसको हम कह रहे हैं कॉर्टिसोल। अब हमने इस कॉर्टिसोल की एक्सेस पढ़नी है आज, ठीक है? नॉर्मल इसके फंक्शंस पहले हम देख लेंगे कि इसके क्या-क्या फंक्शंस होते हैं, ठीक है? और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे
कि इसकी एक्सेस हो तो क्या मसला आता है। नहीं अभी नहीं आ रही बात। अच्छा, जो नॉर्मल आपका कॉर्टिसोल है, इसके फंक्शंस में आ जाता है आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को रेगुलेट कराना, ठीक है? जब हमने कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म देखा था, तो उसमें देखा था कि वो हार्मोन्स जो कि आपके ग्लूकोज के लेवल को रेगुलेट कर रहे हैं, उसमें एक हार्मोन था कॉर्टिसोल, ठीक है? अब ये कॉर्टिसोल क्या करता है? कॉर्टिसोल आपके ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज़ कराता है। कैसे इंक्रीज़ कराता है? वाया ग्लूकोनियोजेनेसिस, मेनली ग्लूकोनियोजेनेसिस के ज़रिए। अच्छा, अगर हम इस प्रोसेस को रिपीट करें कि ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या चीज़ थी? तो हमने कहा था ग्लूकोज़ की प्रोडक्शन वाया नॉन शुगर प्रोडक्ट्स, नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट्स, ठीक है? जैसे कि हमने कहा था प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन हो गई या फिर लिपोलाइसिस हो गई, ठीक है? फैट की ब्रेकडाउन हो गई। इन चीज़ों की ब्रेकडाउन करके फिर इनको कन्वर्ट किया जाता है शुगर में। 1 सेकंड बच्चों। अच्छा सॉरी बच्चों, हाँ, हम क्या डिस्कस कर रहे थे? हम डिस्कस कर रहे थे कॉर्टिसोल का फंक्शन, जिसमें एक मेन फंक्शन था कि ये क्या करता है, आपके ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज़ कराता है वाया ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक? उसके अलावा इसके और भी बहुत सारे फंक्शन हैं। वो क्या है? आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कराता है। उसके अलावा ये आपके जो ब्रेन की फंक्शनिंग है, उसको अफ़ेक्ट कर रहा होता है, ठीक है? अच्छा, ब्रेन की फंक्शनिंग के अलावा आपकी जो इंसुलिन की सिक्रीशन है, उसको रेगुलेट कर रहा होता है। ज़ाहिर है जब आपके कार्बोहाइड्रेट्स को या ग्लूकोज़ को रेगुलेट कर रहा है, इट मीन्स कि कहीं न कहीं ये इंसुलिन की भी प्रोडक्शन को रेगुलेट कर रहा है ताकि ग्लूकोज़ के लेवल को मेंटेन किया जाए। तो ये क्या करता है, ये इंसुलिन की सिक्रीशन को सप्रेस कर रहा होता है, ठीक है? उसके अलावा ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, मतलब कि इन्फ्लेमेशन को कम करता है, कॉर्टिसोल। इसके ज़रा फंक्शन सुनते जाएँ, आगे जब हम जाएँगे यही फंक्शंस इम्पेयर होंगे तो हम इसके सिम्पटम्स देखेंगे, तो आपको याद करने में आसानी रह जाएगी, ठीक है? क्या हमने कहा कि ग्लूकोनियोजेनेसिस के ज़रिए से ग्लूकोज़ बढ़ा रहा है, इंसुलिन पे इन्हिबिटरी इफ़ेक्ट कर रहा है, एंटी इन्फ्लेमेटरी इन नेचर है। उसके अलावा इसका आपकी इम्यूनिटी में रोल है, ठीक है? इम्यूनिटी में किस तरीके से रोल है, ये हम इम्यूनो जब पढ़ेंगे ना तो आपको तब समझ आ जाएगी। अच्छा, उसके अलावा इसके और क्या रोल है? आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में इसका रोल है, ठीक है? उसके अलावा आपकी आइज़ में इसका रोल है। आपके पूरे जो मेटाबॉलिज़्म है, मसल्स हैं, बोन्स हैं, उसमें इसका रोल है। अच्छा, अब जब ये रोल्स इम्पेयर होंगे, तो मल्टीपल सिम्पटम्स अपीयर होते हैं, ठीक है? उसको हम आगे देखते हैं। अच्छा, कॉर्टिसोल आपके पास जो हार्मोन है, इसका नेचर होता है स्टेरॉयडल नेचर, ठीक है? ये बिलॉन्ग करता है लिपिड क्लास से। उम, जब ये लिपिड से बिलॉन्ग कर रहा है, तो ये इनसॉल्यूबल इन वाटर है, याद रखिएगा, ठीक है? ये क्या है? इनसॉल्यूबल इन वाटर है। अगर मैं आपको इसकी टाइप थोड़ा-सा बता दूँ, टाइप्स बता ही देती हूँ कॉर्टिसोल की, क्योंकि ये आपको पता होना ज़रूरी है, जब आप टेस्टिंग पढ़ोगे इसकी। अच्छा, ये जो आपके पास कॉर्टिसोल है ना, एक हुँ, इसकी आपके पास मेजरली 2 फॉर्म्स होती हैं। एक होता है प्री कॉर्टिसोल, ठीक है? दूसरा होता है बाउंड कॉर्टिसोल। अब ये क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया है कि ये बिलॉन्ग कर रहा है स्टेरॉयडल क्लास से, यानी कि ये लिपिड क्लास से बिलॉन्ग कर रहा है और वाटर में सॉल्यूबल नहीं है, इनसॉल्यूबल इन वाटर है। तो जब आपके ब्लड में जाएगा, आपका ब्लड क्या है? प्लाज़्मा है और प्लाज़्मा क्या है? वाटर है। तो वहाँ पे इसको काम करने के लिए नॉन बाउंड फॉर्म में होना ज़रूरी है, ठीक है? अब इसको प्लाज़्मा तक जाने के लिए कुछ प्रोटीन रिक्वायर होती हैं, बाउंडिंग प्रोटीन। तो में आपका जो कॉर्टिसोल होता है, उसकी एक लार्ज अमाउंट बाउंड हो जाती है उस प्रोटीन के साथ ताकि ये प्लाज़्मा में मूव कर सके। बहुत ही कम अमाउंट होती है जो फ्री रह जाती है या फ्री हो जाती है। अब ये जो फ्री अमाउंट है ना, इसने अपने वो फंक्शंस परफ़ॉर्म करने हैं।
और ये तकरीबन टोटल कोई कॉर्टिसोल में से कोई तकरीबन 5% होती है, ठीक है? अच्छा, अब हम ये जितना भी कॉर्टिसोल डिस्कस करेंगे ना, ये कौन-सी कॉर्टिसोल होगी? ये फ्री कॉर्टिसोल होगी। जो आपकी बाउंड कॉर्टिसोल होगी उसका कोई रोल नहीं है, आपके फंक्शंस में या आपकी इस डिज़ीज़ में, पैथोलॉजी में। इस कॉर्टिसोल को हम हाइड्रोकॉर्टिसोन भी कहते हैं और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी कहते हैं, ठीक है? ये इसके दूसरे नाम हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्योंकि ये ग्लूकोज़ के लेवल को एनहांस करता है, ठीक है? और अच्छा, अब हम आ जाते हैं कुशिंग सिंड्रोम की तरफ। सिंड्रोम क्या चीज़ होती है? आपको पता है कि सिंड्रोम ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स को कहते हैं, ठीक है? एक सिंड्रोम किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर और कुशिंग ये आप स्पेसिफाई कर रहे हो कॉर्टिसोल के लिए। अब कॉर्टिसोल की माल फंक्शनिंग की वजह से, उसके इम्पेयर होने की वजह से बहुत सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आते हैं, ठीक है? एक नहीं, एक से ज़्यादा डिसऑर्डर, मल्टीपल सिम्पटम्स जिसको सिंड्रोम कह रहे हैं। आगे हम देखेंगे कि कुशिंग सिंड्रोम और कुशिंग डिज़ीज़ में क्या फ़र्क होता है, ये 2 चीज़ें हैं, ठीक है? आगे जाती हूँ ना मैं आपको बताती हूँ। अभी हमने कह दिया कि जब भी कॉर्टिसोल की एक्सेस प्रोडक्शन होगी, तो क्या होगा? हमारे पास एलिवेटेड लेवल ऑफ कॉर्टिसोल होगा। जब हमारे पास एलिवेटेड लेवल ऑफ कॉर्टिसोल होगा, तो हमें क्या-क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी? मैंने आपको बताया कि ये ग्लूकोनियोजेनेसिस कराता है, प्रोटीन की ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज़ के लेवल को एनहांस करता है, ठीक? नंबर 1 फंक्शन था। अब जब इसके लेवल हायर देन नॉर्मल है, तो क्या होगा? एक्सेसिव ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन होगी, ठीक है? अब आपको पता है कि हमारी बोन्स, हमारे मसल्स, हमारी स्किन, हमारे जो मेजर स्ट्रक्चरल जो पार्ट्स हैं, ठीक है? जिन्होंने हमारे स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, वो क्या है? प्रोटीन इन नेचर है, उनका ज़्यादा पार्ट प्रोटीन है। अच्छा, मैं क्या बता रही थी बच्चों? मैं बता रही थी कि जब प्रोटीन की एक्सेसिव ब्रेकडाउन होगी, तो क्या होगा? वो स्ट्रक्चर जहाँ पे प्रोटीन का मेजर रोल है, वो क्या होगी? उनकी ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि आपके मसल हैं, जब मसल्स में एक्सेसिव प्रोटीन ब्रेकडाउन होगी, तो आपकी मसल वेस्टेज होगी, मसल आपकी बॉडी से कम होना स्टार्ट हो जाएगा। बोन्स, बोन्स में एक्सेसिव ब्रेकडाउन होगी, तो क्या होगा? ऑस्टियोपोरोसिस स्टार्ट हो जाएगी। आपकी जो बोन्स हैं वो वीक होना स्टार्ट हो जाएँगी। जब ये वीक होंगी तो इन पे मल्टीपल फ्रैक्चर्स भी आएँगे, ठीक है? उसके अलावा बोन में पेन भी होगा और जो भी सिम्पटम्स आते हैं वो सारा कुछ होगा, ठीक है? यानी कि बोन्स वीक, मसल वीक्स। अच्छा, उसके बाद स्किन आपकी, स्किन भी क्या है? प्रोटीन से बनी हुई है ना, इसका और भी चीज़ें हैं, मैं ये नहीं कह रही सिर्फ़ प्रोटीन है। और भी चीज़ें हैं लेकिन जो मेजर पार्ट है इसमें वो प्रोटीन का है। अब जब प्रोटीन की प्रोटियोलिसिस होगी स्किन में, ब्रेक डाउन होगी स्किन में, तो आपकी स्किन क्या होगी? वेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। थिनिंग ऑफ स्किन हो जाएगी, ठीक है? आपकी जो स्किन है वो थिन होना स्टार्ट हो जाएगी। पहला सिम्पटम क्या होगा? सिम्पटम क्या होगा पहला? कि आपकी मसल्स कम, आपकी बोन्स में पेन, आपकी बोन्स वेस्ट होना स्टार्ट हो जाएँगी और आपकी स्किन थिन होना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आपने ये देखा कि इसने क्या किया प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन करके इसने ग्लूकोज़ के लेवल को बढ़ाया। तो हाइपरग्लाइसीमिया उस पेशेंट को हाइपरग्लाइसीमिया रहना स्टार्ट हो जाएगा। जब कॉन्स्टेंटली हाई लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज़ होता है, तो हम डायबिटीज़ मेलाइटिस में पढ़ चुके हैं कि क्या-क्या सिम्पटम्स आते हैं। वो सारे सिम्पटम्स जो है आप इधर जो है कंसीडर कर सकते हैं। ठीक? और इवन के इन पर्सन्स को डायबिटीज़ मेलाइटस हो भी जाती है। ये डायबिटीज़ मेलाइटस भी एक सिम्पटम है। कुछ पर्सन्स को हाइपरग्लाइसीमिया की स्टेट रहती है और कुछ डायबिटीज़ मेलाइटस डेवलप कर जाते हैं। अच्छा, उसके बाद अब आप ये भी पढ़ चुके हो कि इंसुलिन लेवल्स उसको ये क्या कर रही होती है, सप्रेस कर रही होती है। अब जब जो है इसका ब्लड ग्लूकोज़ का मेटाबॉलिज़्म डिस्टर्ब हो गया है, तो इंसुलिन रेज़िस्टेंस आना स्टार्ट हो जाएगी और इंसुलिन्स के जो लेवल हैं, वो एनहांस हो जाएँगे, ठीक है? उससे क्या होगा? फैट एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाएगी आपके सेंट्रल पार्ट्स में। किसमें? आपके जो है एब्डोमेन में और कौन-कौन से एरियाज़ बल्कि हो जाएँगे? आपका एब्डोमेन,
ठीक है, और जो भी ट्रंक की पार्ट होता है आपकी बॉडी का, वहाँ पे फैट एक्यूमुलेशन हो जाएगी, ठीक है? अच्छा, इसको हम कहते हैं सेंट्रल ओबेसिटी। अब ऊपर हमने क्या पढ़ा है? मसल की वेस्टेज हो रही है, ठीक है? यहाँ पे हमने पढ़ा है कि मसल की वेस्टेज हो रही है, तो आपके जो बाजू हैं, एक्सट्रीमिटीज़ हैं, यानी कि बाजू या टाँगे, हाथ, पाँव, ये वीक होना स्टार्ट हो जाएँगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मसल ब्रेक डाउन हुआ है, तो ये पतले से पतले होना, कमज़ोर से कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाएँगे। अब आपका जो सेंट्रल पार्ट है, जैसे आपका एब्डोमेन हो गया, ठीक है? बेली हो गई, पीछे से आपके जो लोअर बैक है, आपके थाइज़ हैं, यहाँ पे अब यहाँ पे मसल तो वेस्ट हुआ है, लेकिन यहाँ पे फैट की एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाएगी। जब यहाँ पे फैट की एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाएगी, तो यहाँ पे ओबीस होगा पर्सन, ठीक है? अब कुशिंग सिंड्रोम का ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, क्या? कि पर्सन जो है, वो एक्सट्रीमिटीज़ से यानी कि हाथ, पाँव और टाँगे और बाजू, ये क्या है? पतले होंगे, कमज़ोर होंगे, लेकिन सेंट्रल ओबेसिटी होगी, सेंट्रली वो ओबीस होगा। उसके अलावा उसका जो फेस है, वो राउंड होगा, ठीक है? उसको हम तशबीह देते हैं पूरे चाँद से, यानी कि फुल मून फेस्ड। ऐसे पर्सन को कहते हैं कि इसका जो फेस है वो फुल मून फेस्ड है, ठीक है? उसके अलावा क्या होगा कि आपकी जो अपर बैक पे भी फैट की एक्यूमुलेशन हो जाएगी, ठीक है? आपकी कमर का जो ऊपर वाला हिस्सा है, यहाँ पे भी फैट एक्यूमुलेट हो जाएगा और एक हम्प सा क्रिएट होगा। जैसे कि ऊँट के ऊपर हम्प होता है, उस तरीके का। तो ऐसा जो पर्सन है, वो दिखने में कैसा होगा? दरमियान से राउंड, पीछे से हम्प, जो आपका जो उस पर्सन का फेस होगा वो राउंड, लेकिन उसकी एक्सट्रीमिटीज़ वो क्या होंगी? थिन। टाँगे भी, बाजू भी, हाथ-पाँव ऐसे जैसे उनके ऊपर मैस ही नहीं है और बाकी बीच में फैट की एक्यूमुलेशन की वज़ह से ओबेसिटी, ठीक? 1 मिनट, मेरा ख़्याल है गलत जा गया है। एक पेज मिस है या क्या चक्कर? नहीं, सही है। अच्छा, उसके अलावा क्या होगा? मैंने आपको बताया था कि कॉर्टिसोल का जो नॉर्मल फिज़ियोलॉजिकल एक फंक्शन है, वो है ब्लड प्रेशर की रेगुलेशन, ठीक? अब इसके एक्सेस लेवल होने की वज़ह से ब्लड प्रेशर भी क्या होगा? इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं, ठीक है? ऐसे पर्सन को जिसमें कॉर्टिसोल के लेवल हाई हैं, मल्टीपल रीज़न्स की वज़ह से इसमें क्या होगी? हाइपरटेंशन होगी, ठीक है? इसके 3 इधर यहाँ पे 2 लिखे हुए हैं मैंने रीज़न, 3 रीज़न है, ठीक है? एक सबसे पहला रीज़न जो हमने ऊपर डिस्कस किया है, हाइपरग्लाइसीमिया की स्टेट है। आपने पढ़ा है कि हाइपरग्लाइसीमिया इज़ रिलेटेड टू हाइपरटेंशन, ठीक है? तो हाइपरग्लाइसीमिया की वज़ह से भी हाइपरटेंशन होगी। उसके अलावा ये क्या करता है, कॉर्टिसोल आपकी जो कैटेकोलामाइन्स हैं उसको सपोर्ट कर रहा होता है। कैटेकोलामाइन्स क्या है? आपकी एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, ये आप पढ़ोगे। ये आपके जो एड्रिनल ग्लैंड है ना, उसका जो मेडुला पार्ट है, मेडुलरी, उस उधर से रिलीज़ होते हैं हार्मोन्स, उनको कहते हैं कैटेकोलामाइन्स, ठीक है? अच्छा, ये उनको सपोर्ट करता है। उनका काम क्या है? ब्लड वेसल को श्रिंक करना, ठीक है? ब्लड वेसल को डायलेट ना होने देना, कंस्ट्रिक्ट करना। जब ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट होंगी, तो ब्लड प्रेशर एनहांस होगा, खुद ब खुद ब्लड प्रेशर तेज़ हो जाएगा, ठीक है? उसके अलावा बाय क्रॉस रिएक्टिंग विद मिनरलोकॉर्टिकॉइड, हम हमने अभी ऊपर पढ़ा कि कॉर्टिसोल क्या है? आपके पास स्टेरॉइड क्लास से बिलॉन्ग करता है, ठीक है? हार्मोन्स की एक क्लास होती है, जिसमें स्टेरॉइडल हार्मोन्स होते हैं, स्टेरॉइड इन नेचर। उनमें एक हार्मोन है मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ठीक है? ये भी एड्रिनल ग्लैंड से ही आता है। अच्छा, अब हमने एक कॉर्टिसोल पढ़ा, दूसरा हमने पढ़ा मिनरलोकॉर्टिकॉइड। कॉर्टिसोल का काम हमने कहा, जो ऊपर पढ़े हैं वो सारे फंक्शन याद कर लो, जिसमें से एक काम ग्लूकोज़ का था, उसके लेवल को एनहांस करना। जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, नाम से चेक करें कि ये मिनरल्स के लेवल को रेगुलेट करेगा, ठीक है? अब ये मिनरल्स के लेवल को किस तरीके से रेगुलेट करेगा, वो आप इसी के फंक्शनिंग में पढ़ोगे, लेकिन मैं ये बता देती हूँ कि ये आपकी जो ट्यूब्यूल्स होती है, रीनल ट्यूब्यूल्स, वहाँ से आयन्स की, स्पेशली सोडियम आयन्स की रिटेंशन करता है, जिसकी वजह से वाटर जो है लॉस नहीं होता, वाटर बॉडी रिटेन करती है, ठीक है? अच्छा, अब क्योंकि दोनों क्या हैं, स्टेरॉयडल इन नेचर है, जब दोनों स्टेरॉयडल इन नेचर हैं, तो दोनों के स्ट्रक्चर मिलते-जुलते हैं। अब जब आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल का लेवल ज़्यादा होगा, ठीक है? तो कहीं-कहीं पे वो जगहें जहाँ पे
मिनरेलोकॉर्टिकॉइड के रिसेप्टर हैं। ये ज़रा समझने वाली बात है, समझिएगा, ठीक है? वो जगह, एक सेकंड मैं ना बताती हूँ। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपकी जो बॉडी है ना, इधर, यहाँ पे लगे हुए हैं रिसेप्टर्स, ठीक है? यहाँ पे रिसेप्टर्स हैं जो कि मिनरेलोकॉर्टिकॉइड के हैं। अब वहाँ पे मिनरेलोकॉर्टिकॉइड ने आके अटैच होना है। अब अगर मिनरेलोकॉर्टिकॉइड यहाँ पे अटैच होगा तो क्या होगा? आपके मिनरल्स की और आपके वाटर की रिटेंशन होगी बॉडी में। वाटर जो है लॉस कम होगा। अब होता क्या है, जब आपके कॉर्टिसोल के लेवल हाई हैं और कॉर्टिसोल का स्ट्रक्चर मिल रहा है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड से, तो कुछ कॉर्टिसोल आके यहाँ मिनरेलोकॉर्टिकॉइड की जगह पे अटैच हो जाता है। क्योंकि स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी है, तो ये ऐसे मिमिक करेगा जैसे कि ये मिनरेलोकॉर्टिकॉइड से बिलॉन्ग कर रहा है। तो आपकी बॉडी इसको कन्फ्यूज़ कर लेगी मिनरेलोकॉर्टिकॉइड के साथ, और क्या होगा, आपके सोडियम आयन्स और वाटर की रिटेंशन होगी। जब आपके सोडियम आयन्स और वाटर की रिटेंशन होगी, तो आपका ब्लड प्रेशर एनहांस हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, उसके अलावा अभी मैंने आपको शायद बताया हो कि मैंने आप लोगों को बताया कि आपकी जो ब्रेन की फंक्शनिंग है ना, उस पे भी ये रोल प्ले कर रहा होता है और कॉम्प्लेक्स रोल्स हैं, ठीक है? जिसमें से एक ये है कि ये जो है आपके जीआरएच, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, वो हार्मोन जो कि आपके हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होता है और जाके आपके गोनेड्स पे एक्ट करता है, ठीक है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या है? वो हार्मोन है जो आपके हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होता है और जाके आपके गोनेड्स को एक्टिव कराता है, उनको स्टिमुलेट करता है और उनसे हार्मोन्स रिलीज़ कराता है, ठीक है? और इसके फंक्शन को जो है मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं वैसे तो, लेकिन इसमें कॉर्टिसोल का क्या रोल होता है कि अगर एक्सेस कॉर्टिसोल होगा, तो वो जाके क्या करेगा, आपके इस जीआरएच को इन्हिबिट कर देगा। अब जब आपका हाइपोथैलेमस जीआरएच रिलीज़ नहीं कर रहा, तो आपकी ओवरीज़ और आपके टेस्टिस, आपकी बॉडी में जो ये पार्ट है, गोनेड्स हैं, ये डिस्टर्ब हो जाएँगे। इनको स्टिमुलेशन ही नहीं मिल रही हाइपोथैलेमस से वाया जीआरएच। जब ये स्टिमुलेट नहीं होंगे, तो इनका फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है? अब जब इनका फंक्शन डिस्टर्ब हो रहा है, तो क्या होगा? ये सब सही से काम नहीं करेंगे, तो जो आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम है या जो रिप्रोडक्टिव फंक्शंस हैं, वो इम्पेयर हो जाएँगे, ठीक है? अच्छा, फीमेल्स में एमेनोरिया हो जाएगा, ठीक है? एमेनोरिया होता है कि आपके जो पीरियड्स हैं, वो आना बंद हो जाते हैं, स्टॉप हो जाता है, ठीक है? अच्छा, इसी तरीके से और भी बहुत सारे जो हैं फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएँगे, लेकिन वो यहाँ पे हमारा कंसर्न नहीं है। सिर्फ़ हमें ये पता हो कि ये गोनेडल फंक्शन को डिस्टर्ब कर रहा है और किस तरीके से डिस्टर्ब कर रहा है, आपके हाइपोथैलेमस से जीआरएच की सेक्रीशन को इनहिबिट करके। अच्छा, फिर हमने कहा था कि कॉर्टिसोल का एक फिजियोलॉजिकल फंक्शन है कि ये इम्यून रिस्पॉन्स को क्या करता है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को कम करता है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को। अच्छा, जब मैं आप लोगों को इम्यूनो पढ़ाऊँगी ना, तो उसमें आप लोगों को बड़े डिटेल से समझ आ जाएगी कि किस तरीके से आपका जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है ना, वो आपका इम्यून रिस्पॉन्स है, ठीक है? किस तरीके से जो इन्फ्लेमेशन है, वो आपके लिए अच्छी है और किस तरीके से वो आपके इम्यून सिस्टम को का हिस्सा है और किस तरीके से इन्फ्लेमेशन होने से आपकी जो इम्यूनिटी है, वो वर्क करती है। आप बस इस टाइम ये समझ लें कि जो इन्फ्लेमेशन होती है ना, बहुत ज़्यादा हो जाना आपके लिए बीमारी है, लेकिन जो नॉर्मल इन्फ्लेमेशन है बॉडी में जो होती है इन रिस्पॉन्स टू माइक्रोब्स, वो नेसेसरी है। वो आपका जो इम्यून सिस्टम है उसका एक पार्ट है, ठीक है? तो अब ये क्या करता है, नॉर्मली ये इन्फ्लेमेशन को कम करता है, कॉर्टिसोल। ये इसका एक अच्छा प्रोसेस है, क्यों? क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन को ओवर होने से रोकेगा, ओवर इन्फ्लेमेशन ना हो। इन्फ्लेमेशन प्रोलॉन्ग ना हो जाए, जितने टाइम के लिए रिक्वायर्ड है, उतने टाइम के लिए हो। लेकिन जब आपका कॉर्टिसोल का लेवल ज़्यादा है बॉडी में, तो क्या होगा? इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी। अब वो जो नॉर्मल मैकेनिज़्म जिसमें हमें इन्फ्लेमेशन चाहिए थी ताकि इम्यून रिस्पॉन्स काम कर सके, वो नहीं हो रही। तो जब कभी माइक्रोब आपकी बॉडी में घुसने की कोशिश करेगा तो उस क्या होगा? वो घुसने में कामयाब हो गया। जब वो घुसने में कामयाब हो गया और इन्फ्लेमेशन नहीं हो रही एक्सेस कॉर्टिसोल की वज़ह से,
तो ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स है वो इन्फ्लेमेशन के ज़रिए से माइक्रोब को क्लियर करता है। ठीक है? अब तुम मुझे ये बताओ कि यहाँ तक क्लियर है? ताकि मैं आगे चलूँ। यहाँ तक कुछ नहीं समझ आया तो पूछो। आप ही फैट के एक्यूमुलेशन वाला समझा दे थोड़ा। फैट की एक्यूमुलेशन, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। किधर गया? आपने इंसुलिन रेजिस्टेंस पढ़ा था जब आपने डायबिटीज मेलाइटिस पढ़ा था, तो उसमें आपने ये पढ़ा था कि जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है ना, तो इंसुलिन अगर आपकी बॉडी में है भी सही, तो वो वर्क नहीं कर पा रही होती। पढ़ा था आपने, ठीक है? उसमें क्या होता है, आपके सेल्स जो हैं वो उसको रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे होते। तो क्या होती है शहीर, 1 मिनट बच्चों। सॉरी बच्चों डिस्टरबेंस के लिए। अच्छा, मैं क्या बता रही थी आप लोगों को? अब इंसुलिन रेजिस्टेंस का। हाँ, अच्छा मैं बता रही थी कि सेंट्रल ओबेसिटी किस तरीके से होती है। आपने ये पढ़ा था कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, तो सेल्स क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते इंसुलिन को। तो क्या होता है, आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो हाई ही रहता है, ठीक है? अब जब वो हाई रहता है तो आपको ये भी पता है कि कुछ आपकी ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो जाती है किस में, स्टोरेज फॉर्म में। और आपने ये भी पढ़ा है कि डायबिटीज में ओबेसिटी जो है वो किस तरीके से होती है, फैट की एक्यूमुलेशन होती है। फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस जब हो रही है, तो आपके जो फैट है, आपके जो लिपिड्स हैं उसकी ब्रेक डाउन हो रही है, तो उसके जो बाय प्रोडक्ट फैटी एसिड है वो, और उसके साथ एक एंजाइम होता है आपका लाइपेज एंजाइम, वो, ये सारे फैक्टर्स मिलके क्या करते हैं, फैट की रीडिस्ट्रीब्यूशन कराते हैं। फैट की रीडिस्ट्रीब्यूशन कराने से क्या होगा,
कि जो फैट है वो आपके एब्डोमिनल रीजन में आके एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके अलावा जो कॉर्टिसोल होता है, ये एक ऐसा हार्मोन है जो कि फाइट और फ्लाइट मोड में अपना पार्ट प्ले कर रहा होता है, ठीक है? तो इससे क्या होता है कि आपकी जो हंगर है, वो इंक्रीज़ हो जाती है, उसकी वजह से भी। और आपके जो फैट का जो अभी मैंने बताया मेटाबॉलिज़्म डिस्टर्ब हुआ है, किसकी वजह से कि इंसुलिन रेज़िस्टेंस आई है या फिर आपके ग्लूकोज़ लेवल इंक्रीज़ हुआ है, फैट का जो भी मेटाबॉलिज़्म है और इंसुलिन लेवल्स जो हैं जब हाई होंगे, तो मैंने आपको बताया कि आपका एक एंज़ाइम होता है लाइपेज़, ठीक है? ये जो है एक्टिव हो जाता है और ये क्या करता है, ये सारे जो प्रिकर्सर हैं इनको जमा करके फैट की एक्यूमुलेशन करा देता है। एक एडिपोसाइट्स बनाना स्टार्ट कर देता है। ये जो है ना इस लेवल पे आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको अलग से समझना हो ना, आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको डिटेल में अलग से वॉइस नोट में समझा दूँगी, ठीक है? वरना ये टॉपिक ड्रैग हो जाएगा। फिलहाल के लिए आप सिर्फ़ ये समझ लो कि क्योंकि आपके ब्लड ग्लूकोज़ लेवल इंक्रीज़ है और आपका जो इंसुलिन लेवल है, वो क्या कर रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, तो आपकी फैट एक्यूमुलेशन हो जाएगी, सेंट्रल फैट एक्यूमुलेशन। यहाँ तक क्लियर है? जी आपकी। नहीं समझ आता तो आप जो है ना मुझसे अलग से समझ लेना, ठीक है? अच्छा, इम्पेयर्स नॉर्मल ब्रेन फंक्शन ये भी हमने पढ़ लिया था कि जो आपका कॉर्टिसोल है, वो क्या कर रहा होता है आपके ब्रेन फंक्शन को मल्टीपल वे में रेगुलेट कर रहा होता है। अब जब इसी के लेवल इंक्रीज़ हैं, एनहांस्ड हैं और वो भी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़्ड हैं, तो क्या होगा? आपका जो ब्रेन फंक्शन है वो इम्पेयर्ड होगा। अच्छा। ये यहाँ तक हमने कर लिया कि क्या नॉर्मल फिज़ियोलॉजिकल फ़ंक्शन होते हैं और उसके डिस्टर्ब होने से क्या-क्या होता है, ठीक है? अगर हम एक दफ़ा इस सिम्पटम्स को रिवाइज़ कर लें कि क्या-क्या सिम्पटम्स आएँगे, तो देखो मसल वेस्टिंग होगी, क्यों? क्योंकि एक्सेसिव प्रोटियोलाइसिस हो रही है, प्रोटीन की ब्रेकडाउन। उसकी वज़ह से आपकी एक्सट्रीमिटीज़ थिन होंगी। ईज़ी ब्रूज़िंग होगी, ठीक है? अब ईज़ी ब्रूज़िंग क्या है? क्योंकि आपकी मसल की वेस्टेज हो रही है, ठीक है? अब ब्रूज़िंग आपको पता है कि किस तरीके से होती है जब आपकी जो मसल्स हैं, वीक हो रहे हैं तो आप डायरेक्टली आपके जो मसल के ऊपर सॉरी आपके जो ब्लड वेसल्स हैं उसके ऊपर एक जो थिक लेयर है मसल की वो थिन हो गई है, ठीक है? और उसके अलावा बहुत सारी कंडीशंस हैं जो कि डिस्टर्ब हो गई हैं। तो आपका जो ब्लड वेसल सिस्टम है वो भी डिस्टर्ब हो रहा है। क्या होगा? ब्रूज़िंग ईज़ी हो जाएगी। आपकी बुक में इसके लिए वर्ड लिखा है पर्पल स्ट्रियाई, ठीक है? पर्पल स्ट्रियाई का मतलब है कि जहाँ आपकी स्किन पे ब्रूज़ होगा, वहाँ पे पर्पल से मार्क्स बन जाएँगे, ठीक है? इन द फॉर्म ऑफ स्ट्राई। स्ट्राई क्या होते हैं? आपने देखा होगा वो लोग जो मोटे होते हैं, ठीक है? जो पहले से मोटे नहीं होते, जो अचानक मोटे होते हैं, तो उनके एब्डोमेन पे निशान से बन जाते हैं। स्ट्रेच मार्क्स जिसको कहते हैं, ठीक है? उस तरीके के अपीयरेंस होगी लेकिन पर्पल इन कलर होगी। उसके अलावा एब्डोमिनल स्ट्राई यानी वही स्ट्रेच मार्क्स की बात हो रही है कि अब एब्डोमेन पे क्या होंगे? स्ट्रेच मार्क्स होंगे। बोन फ्रैक्चर्स क्योंकि आपकी बोन्स क्या हो रही हैं? उनमें ऑस्टियोपोरोसिस हो रही है। किस वजह से हो रही है? आपकी एक्सेसिव प्रोटीन ब्रेकडाउन की वजह से। तो फ्रैक्चर्स जो है वो बहुत ईज़िली होना स्टार्ट हो जाते हैं। राउंड चबी फेस होगा, जिसको हम फुल मून फेस कहते हैं, ठीक है? उसके अलावा बुफैलो हम्प मैंने आपको बताया कि आपकी गर्दन के नीचे और अपर बैक पे क्या होता है? फैट की एक्यूमुलेशन होती है, वहाँ पे फैट जमा हो जाता है, जिसको हम बुफैलो हम्प कहते हैं। ट्रंकल ओबेसिटी वही सेंट्रल ओबेसिटी को कहा कहा जा रहा है, ठीक है? अब ग्लूकोज़ के लेवल इंक्रीज़ होने की वज़ह से जो-जो होता है हम डिस्कस कर चुके हैं, डायबिटीज़ मेलाइटस, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिज़ीज़ जिसकी वजह से मैंने आपको बताया ऊपर क्या हो रहा है, ईज़ी ब्रूजिंग हो रही है। इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस जब बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाएगा तो लो इम्यूनिटी, ठीक है? और ये एक चीज़ ये कि जब आपका ग्लूकोज़ का लेवल बहुत ज़्यादा होगा, तो क्या होगा आपका जो वुंड है, वो सही से हील नहीं होगा। उसके अलावा जब इम्यूनिटी लो है तब भी वाउंड हीलिंग प्रोसेस जो है वो इम्पेयर होगी, ठीक है? ऊपर हमने डिस्कस किया कि कॉर्टिसोल की एक्सेस क्या करती है, जीआरएच को इन्हिबिट करती है, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन को, जो कि क्या करेगा, जाके आपके गोनेड्स को स्टिमुलेट करेगा। जब गोनेड्स स्टिमुलेट नहीं हो रहे तो एमेनोरिया, ठीक है? और उसके अलावा मेंटल डिस्टर्बेंसेस क्योंकि आपके ब्रेन फंक्शन में इम्पेयरमेंट आई है। ये इसके फीचर्स हैं, लेकिन ये टोटल फीचर्स नहीं है। आपकी बुक में क्लियर कट लिखा हुआ है कि इसके जो सिम्पटम्स हैं, वो बहुत ज़्यादा
डाइवर्स इन नेचर हैं। अब लाज़मी नहीं है कि अगर आपके पास 2 से 3 पेशेंट्स हैं कुशिंग सिंड्रोम के, उनमें सेम सिम्पटम्स पाए जाएँ। हर पेशेंट में अलग-अलग सिम्पटम होंगे, लेकिन उनमें मेजर सिम्पटम्स इनमें से कोई आएँगे, ठीक है? अच्छा, और हर पेशेंट में इससे ज़्यादा और इससे कम सिम्पटम्स हो सकते हैं, लेकिन हमने डिस्कस किए हैं वो मेजर सिम्पटम जो कि कॉमन होते हैं। उसके बाद अच्छा बच्चों ज़रा मीटिंग दोबारा जॉइन कीजिएगा, इसका टाइम ना खत्म हो रहा है।